त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए हम सभी प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आज हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी सिलेबस आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे, है ना। सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जिन्हें आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ये रहा आपका केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। यही चैप्टर आपके पूछे जाने हैं। चलिए इन चैप्टर्स के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका चैप्टर दिया गया है परमाणु की संरचना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसमें 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इनकी संख्या का परिकलन करना किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि एक वाक्य उत्तर में। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है 9 × 11। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है कि 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भार आप लिखेंगे। फिर ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन। यहाँ पे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अबोव सिद्धांत क्या है, यहाँ पे देखेंगे अबोव सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 नियम या सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें आप याद रखिए। जिस उपकोष के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, तो वो n+1 वाला जो क्वेश्चन है आपका एक अदर क्वेश्चन बनता है, वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण पहले तो क्वांटम समझ लेते हैं, फिर उसी प्रक्रिया को यहाँ पर क्वांटीकरण कहा जाता है। तो देखेंगे आवेश का वह न्यूनतम मान को ई से प्रदर्शित करेंगे जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। न्यूनतम मान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई आवेश है, उसका न्यूनतम मान पूछ ही रहा कि आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है कि सबसे कम मान लिया जाता है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया के में उपयोग किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। और जब यह प्रक्रिया घटित होती है तो इसे क्वांटीकरण कहा जाता है ना। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। इसे अच्छे से समझ के याद रखिएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये रहेगा आपका। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है ना। उसकी सही यानी कि जब कोई छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, तो उसकी सही स्थिति कि वो है कहाँ और सही वेग कि उसकी गति किस प्रकार से हो रही, क्या वेग से वो गति कर रहा है ना, तो वो कर एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। ये अनिश्चितता सिद्धांत कहता है, यानी कि अनिश्चित है वो एक प्रकार से। इसी प्रकार से अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। पाउली का अपवर्जन नियम देखेंगे। पाउली के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। इस नियम के कारण किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। और पाउली के नियम का आवर्त सारणी के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान है ना। तो ये पॉइंट तो अलग से भी याद रख सकते हैं कि पाउली के जो नियम हैं, उन्होंने जो नियम प्रदान किए हैं, उनके द्वारा आवर्त सारणी बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है योगदान उनकी इस नियम के द्वारा मिला है। यहाँ पे इसे समझें इनका नियम कहता क्या है। परमाणु में उन्होंने कहा है कि किसी भी परमाणु में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है ना। जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या हैं उनका मान जो है वो समान नहीं हो सकता, समान नहीं होता है। तो इस नियम के कारण किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। ये रहेगा यहाँ पे पॉइंट में समझ लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन की कितनी कक्षाएं होती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की चारों सभी प्रमात्रा संख्या जो संख्या होती हैं इलेक्ट्रॉनों की 4, वो समान नहीं हो सकती। ये पाउली का नियम कहता है। हुंड का नियम लिखिए। हुंड का नियम यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। हुंड ने सन 1925 में उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया
जिसे हुंड का नियम अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है ना, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। यहाँ देखेंगे हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तथा तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। साथ ही पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से स्थायी होता है ना। तो ये रहेगा आपका हुंड का अधिकतम बहुबलता का नियम। तो इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे, यहाँ पर दिया गया है पूरा। अगला क्वेश्चन है आपका पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण आपने सुना ही होगा, यदि 11th में तो इसे कोई नहीं भूल सकता, डी ब्रोगली आता ही है ना। द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है। तो प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे कि आपका व्यतिकरण हो गया, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया और ध्रुवण हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ये जो घटनाएं हैं, प्रकाश की ये घटनाएं होती हैं, प्रकाश के दौरान होती हैं, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, है ना। इनमें जो होता है उसके तरंग व्यवहार के द्वारा समझाया जा सकता है, किंतु प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कृष्ण पिंड विकिरण एवं क्रॉम्पटन प्रभाव जैसी घटनाओं का स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के कणिका व्यवहार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि जो प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति होती है उसके द्वारा ही इसको जाना जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण उसी के द्वारा किया जा सकता है। अतः आइंस्टीन ने सुझाव दिया कि प्रकाश की प्रकृति रंग एवं कणिका दोनों डुअल प्रकार की होती है। तो ये डी ब्रोगली यहाँ पे इन्होंने समीकरण दिया था, लुइस डी ब्रोगली ने। तो इनका समीकरण याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पूरी थ्योरी इस आंसर की लिखी हुई है यहाँ पे। डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण से संबंध तरंग का तरंग दैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको दिया गया है पूरा समीकरण यहाँ पे, लैम्बडा बराबर h/mv² इक्वल h/p। तो ये रहेगा आपका इसका समीकरण और ये रहेगा इसका नियम। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका 3 नंबर का अध्याय आपका पूछा जाना है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। तो इससे पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों। तो यहाँ पर समझेंगे, इसका आंसर दिया गया है, जो एक ही वर्ग में उपस्थित होते हैं तत्व, है ना। आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी यदि आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो एक वर्ग में रखे गए हैं जो तत्व, उनके रासायनिक गुणधर्म और जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो समान क्यों होते हैं, इसका कारण पूछ रहा है। आपने यदि आपने आवर्त सारणी पढ़ी है तो उसमें तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो एक ही वर्ग के हैं वो समान पाए जाते हैं क्यों, जानेंगे यहाँ पे। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, है ना। तो एक बात यहाँ पे ये सेम हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक अभिलक्षण बहुत कम परिवर्तन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बस 2 कारण मैं आपको बता दूँ कि जब जो तत्व एक वर्ग में उपस्थित होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉनों के विन्यास समान होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बस ये 2 कारण लिखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या है। परिरक्षण प्रभाव को समझेंगे। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। ये रहेगा परिरक्षण प्रभाव का आंसर आपका। एन की आयनन एंथैल्पी ओ से ज़्यादा होती है क्यों, है ना। तो यहाँ पर समझेंगे इसको। जो एन होता है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 है। इनमें से पी उपकोष आधे भरे हुए हैं। यह एक अधिक स्थायी अवस्था है, इसलिए इनकी आयन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयन ऊर्जा से अधिक है। ऑक्सीजन यानी कि O और N यानी कि सोडियम। तो इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अध्याय नंबर 4 है आपका, इसका नाम क्या है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो इससे जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5 अंक का क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपका इससे। अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर O2 एवं
O2 अणु व Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आणविक या अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है, जितने परमाणु कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। जब दो परमाणुीय कक्षक अति व्यापन करते हैं तो दो अणु कक्षकों का निर्माण होता है। यदि अणु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो अणु की प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है, जो प्रकृति होती है अणु की वो प्रतिचुंबकीय होती है। और यदि अणु कक्षकों में एक भी इलेक्ट्रॉन या युग्मित हों तो अणु की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है ना। यहाँ से समझेंगे, यदि अणु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अणु की प्रतिचुंबकीय युग्मित ही हो हैं। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों तो अणु की प्रकृति जो होगी वो अनुचुंबकीय होगी, है ना। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। O2 और N2 की इसमें जो है वो प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति की तुलना आपको करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा दिया गया है। आणविक कक्षक सिद्धांत कब दिया गया? सन 1932 में F. हंड तथा R.S. मुल्किन ने के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये रहेगा आपके इसके पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका VSEPR सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। ये जरूर ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। VSEPR सिद्धांत यहाँ पर रहेगा इसका फुल फॉर्म संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। लुईस अवधारणा द्वारा अब अणुओं की ज्यामितीय आकृति को नहीं समझाया जा सकता है। सह संयोजक अणुओं की आकृति को समझने के लिए सिज्विक तथा पावेल ने सन 1940 में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का निर्माण किया, है ना, जिसे कि VSEPR के नाम से जाना जाता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कुछ बिंदु, है ना, इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार से हैं जो कि लिखे गए हैं। जिन अणुओं तथा आयनों में एकल बंध होते हैं उनके अणु की ज्यामिति का निर्माण केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के अनुसार होती है। अगला इसका पॉइंट दिया गया है। इसी प्रकार से आपको इसके 5 पॉइंट ए दिए गए हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से एक बार रीड करेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, समझिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। छठा पॉइंट भी नीचे दिया गया है। अगला चैप्टर है आपका साम्यावस्था। 6 नंबर का अध्याय आपका साम्यावस्था से क्वेश्चन आना है। पिछली बार ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया था, इस बार पूछा गया है ना। अर्हेनियस समीकरण क्या है? तो अर्हेनियस समीकरण जो होता है, यहाँ पे आपको अर्हेनियस समीकरण दिया गया है, इसका गणितीय रूप है, लेकिन आपको समझना है कि अर्हेनियस समीकरण रासायनिक बलगतिक शाखा में प्रयुक्त किया जाने वाला समीकरण है, जिसे सक्रियण ऊर्जा पर ताप प्रभाव ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है ना। तो अर्हेनियस समीकरण जो है बलगतिक शाखा में प्रयुक्त किया जाने वाला एक समीकरण है, जिसे सक्रियण ऊर्जा पर ताप का प्रभाव, है ना, अर्हेनियस ताप का प्रभाव, ये वैज्ञानिक के नाम पर यहाँ पर नाम इसका दिया गया है। अर्हेनियस समीकरण को यह एक गणितीय रूप है ना, इसका ये गणितीय रूप यहाँ पे दिख रहा होगा, K बराबर AE - EA/RT। तो ये रहेगा आपके इसका गणितीय रूप। और इसमें जो K क्या है, इसमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, T क्या है, केल्विन पैमाने पर ताप, सक्रियण ऊर्जा EA है, गैस स्थिरांक R है आपका। तो इस प्रकार से समझाएगा कि जहाँ पर क्या क्या है ना, दर्शाए गए हैं, आप समझ सकें। यहाँ पे लिखा है ली सातेलिए का सिद्धांत क्या है? सन 1885 में ली सातेलिए नामक वैज्ञानिक ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रासायनिक साम्य पर दाब, ताप व सांद्रण के गुणात्मक प्रभाव को एक नियम के रूप में दर्शाया। तो ली सातेलिए ने इस नियम के में क्या कहा? यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, दाब व सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित कीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने ये अच्छी तरीके से कर लिया था और ये पेपर में पूछा ही गया था, है ना। तो Kp और Kc में संबंध स्थापित करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका ओस्टवॉल्ड का तनुता नियम क्या कहता है? यहाँ पे इसका गणितीय रूप दिया गया है, ये रहा आपकी इसकी थ्योरी हो, तो इसे आप समझ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओस्टवॉल्ड का तनुता नियम जो होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है ना। किसके? उनका नियम क्या कहता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उसके वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप देख सकते हैं, अल्फा बराबर
√kV, है ना, या फिर ऐसे, ये या तो ये लिखिएगा आप या फिर ये लिखिएगा, तो इस प्रकार से रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है सम आयन प्रभाव क्या है। सम आयन प्रभाव इस चैप्टर से बनता है। सम आयन प्रभाव, प्रेरक प्रभाव अगले चैप्टर में है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं सम आयन प्रभाव, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव सम आयन प्रभाव कहलाता है ना। जब एक प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में मिलाया जाता है तो इसका जो आयनन होता है वो कम हो जाता है ना। दुर्बल और प्रबल को मिलाया और यहाँ पे आयनन कम हो गया, इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। समझ गए। आगे देखेंगे अध्याय नंबर 7 है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक। देखेंगे पहला क्वेश्चन है प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए। तो प्रेरक प्रभाव आपको सबसे पहले दिया गया है, इसमें आपके पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है प्रेरक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है। सेकंड है यह प्रभाव सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न करता है। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न करता है ना, ऋण आवेश उत्पन्न करता है। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या कहता है, तो ये पाईबंध के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है ना। तो ये रहेगा इन चारों में, इनमें अंतर आपके प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर, चार अंतर दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है कार्बोकैटायन की संरचना बनाइए। यहाँ पे कार्बोकैटायन की पूरी संरचना दी गई है, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थ्योरी दी गई है इसी की, यहाँ पे इसे ही समझाया गया है। कार्बोकैटायन की संरचना जो थी धनावेशित कार्बन परमाणु संकृत होता है तथा एक पी कक्षक रिक्त होता है। इसमें जो कक्षक पी होता है वो रिक्त पाया जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की परिभाषाएं दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही देखेंगे वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। सभी धनावेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु जो एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है ना। तो सीधी सी बात है कि बे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं। बे इलेक्ट्रॉन ऐसे जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो नाभिक स्नेही नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रख रहा है, जबकि नाभिक स्नेही है तो नाभिक के द्वारा आकर्षित हो रहा है, नाभिक के प्रति बंधुता रख रहा है या नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है, नाभिक की ओर खिंच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की ओर खिंच रहा है। तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही इस प्रकार से रहेगा, अंतर भी इनमें हो जाएगा। ये सामान्यतः ऋण आवेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ये उदाहरण रहेगा। यहाँ पे प्रेरक प्रभाव आपका लास्ट आंसर दिया गया है, तो इसे समझ सकते हैं। इसके कोई 3 अनुप्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे प्रेरक प्रभाव को समझाइए, क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके द्वारा प्रेरक प्रभाव को दर्शाया जाता है, यानी कि ऐसी लाइन खींच दी और इस प्रकार से आपका इसे समझाया जाता है। बाणाग्र युक्त डैश इसे कहा जाता है, ऐसे समझाते हैं इसे। तो ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आपके, ये कक्षा के केमिस्ट्री के ही हैं, इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इनके आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ जाइए और पिछले वीडियोस जो हैं आपके अन्य सब्जेक्ट्स के उनको जाकर के देखिए, ताकि आप आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए, है ना। सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें तैयार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।